हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का एक चैप्टर जिसका नाम है उत्साह। तो चलिए आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें कवि बताते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार का उत्साह बनता है, किस प्रकार का उत्साह क्रिएट होता है जब वर्षा होती है या फिर जब वर्षा का आगमन होता है। तो वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छे से पूरी पोएम समझ में आएगी। इसी के साथ एक और पोएम है इसी चैप्टर में, हम उसे भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो उत्साह पोएम है इसमें हमें पूरी तरह से जो कवि हैं वो हमें सिर्फ बादल के बारे में बताते हैं कि जब बादल आता है तो किस प्रकार का उनके अंदर उत्साह बनता है और वो उस उत्साह को हम लोगों के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और उसे उस उत्साह को हम लोग के सामने कुछ इस तरह से प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओम। वो कहते हैं कि जो बादल है, बादल को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि बादल तुम गरजो, घेर घेर यानी कि घेर के गरजो। घोर मतलब घोर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। घोर का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ डेंस होती है ना, मतलब घना, उसी को घोर बोलते हैं। तो कहते हैं घेर घेर घोर गगन, यानी कि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि घेर घेर के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर जो भी है, उनकी तरफ का जितना भी पूरा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसे तुम अपने बादलों से घेर लो। बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उसे तुम घेर लो और फिर उसके बाद गरजो, क्योंकि बारिश होने से पहले बादल गरजते हैं तभी न बारिश होती है। तो वो कहते हैं कि बादल पहले तुम गरजो, यानी कि जितनी जल्दी बादल गरजेंगे उतनी जल्दी बारिश होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कवि को उत्साह उत्पन्न होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि बादल को गरजने के लिए संबोधित कर रहे हैं। धराधर ओ, तो वो कह रहे बादल को यहाँ पे देखिए संबोधित कर रहे हैं धराधर ओ से। तो आपको उम्मीद है मुझे ये दोनों लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो थर्ड लाइन है उसमें कह रहे हैं कि बाल कल्पना से पाले। नीचे समझिए, तो जो बाल कल्पना होती है यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह तुम कल्पना करके आए हो यहाँ पर बारिश कर रहे। और पाले मतलब कि जो पाले में नहीं, छोटे बच्चे सब खेलते हैं, जैसे जिसे उन लोगों को मतलब कि स्विंग टाइप में होता है, वहाँ पे उन लोगों को झुलाया जाता है। वही तो वहाँ से तुम लोग अपने घर से निकल कर इस तरह से यहाँ पे बरसने आए हो, तो उसे देख करके कवि का मन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है। यानी कि वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तुम एक छोटे बच्चे की समान कल्पना करके यहाँ पर हमारे गांव में, हमारे मतलब उनके इलाके में बरसने आए। तो इसे देखकर लेखक काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वो कहते हैं कि लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। वो कहते हैं कि जो व्रज होता है यानी जो इंद्रदेव का हथियार होता है, एक अस्त्र शस्त्र होता है, तो इंद्रदेव जब जब उस अस्त्र शस्त्र को उठाते हैं तब तब काफ़ी गरजराहट की या फिर काफ़ी घनी आवाज़ आती है। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम इस तरह से गरजो कि जिस तरह से इंद्रदेव अपना अस्त्र उठाते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, तुम उसी प्रकार से गरजो। तो यहाँ पे वो बादलों को गरजने के लिए संबोधित कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में। तो इस पूरे पैराग्राफ के माध्यम से हमें कवि यही कहना चाहते हैं कि वो बादल को संबोधित कर रहे हैं किसके लिए, गरजने के लिए। और किस किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं मैं आपको ये सब बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगला पैराग्राफ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस पूरे पैराग्राफ का आपको एक ही साथ मीनिंग समझना होगा, क्योंकि अगर इसे हम लाइन बाय लाइन समझना चाहें तो ये मतलब कि नीचे से स्टार्ट करना है और बीच में से भी स्टार्ट करना है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ एक तरह से समरी।
तो इस पूरे पैराग्राफ में जो कवि हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जन है यानी उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं। किस लिए व्याकुल हो रहे हैं? क्योंकि जो बादल हैं वो गरजना तो शुरू कर दिए पर बरस नहीं रहे हैं। तो उसके लिए वो लोग व्याकुल हैं कि कब बादल बरसे और कब हम लोग मतलब कि बादल बरसेगा तो कई सारे फ़ायदे होते हैं ना, तो वही अगली पोएम में बताया गया है। उसके कई सारे फ़ायदे तो हम उसे अगली पोएम में पढ़ेंगे। तो पहले इसी पैराग्राफ को हम समझते हैं। वो कहते हैं कि जो बादल हैं वो इस तरह से गरज रहे हैं और लोगों के मन में अब उत्साह भी है और व्याकुलता भी है, यानी दो चीज़ है। तो ये उत्साह तो इसलिए है क्योंकि बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी, लेकिन व्याकुलता इसलिए कि कब बारिश होगी, नहीं व्याकुल होते हैं लोग। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्व के निदाद के सकल जन, यानी कि विश्व के जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि प्यासे हैं या फिर जिन्हें पानी की ज़रूरत है, उनकी प्यास बुझाने, उन्हें पानी की उपलब्धि कराने तुम एक मेहमान के समान, तुम एक छोटे बालक के रूप में हमारे घर आ चुके हो, यानी कि हमारे यहाँ आ चुके हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल के फिर शीतल कर दो बादल गरजो। वो कहते हैं कि तुम तो अज्ञान दिशा से आए हो, यानी किस दिशा से आए हो वो कवि को यहाँ पे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम गरजो बादल और इस हमारे इस आसपास के वातावरण को ठंडा कर दो। तो उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पोएम की ओर, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें बादल गरजने के बाद जो लोगों के मन में उत्साह, जो लोगों के मन में फीलिंग होती है उसके बारे में बताया गया है और मेनली फागुन महीने के बारे में उसमें बताया गया है इस पोएम में। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस पोएम में क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इजी है और आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है वो है, अट नहीं रही है। अट मतलब कि उनकी जो पोएट है यानी जो कवि हैं उनकी नज़र आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से तो लिखे हैं, लेकिन इसका हमें मतलब भी तो जानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस समय जो फागुन का महीना है यानी जो इसमें वसंत ऋतु है, उस समय के एटमॉस्फेयर का वर्णन कर रहे हैं, उस समय के वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी आसपास इतनी अच्छी हरियाली, इतना सुंदर मतलब कि कल्पना से परे सुंदरता है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदरता है। और वहाँ से कवि की जो नज़र है वो नहीं हट रही है और वो अगर उस पर मतलब ज़्यादा देर तक फोकस कर रहे हैं तो उनका मन और ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं और ज़्यादा इसे देखूंगा, यानी कि ना ही वो उस जगह से कहीं जा रहे हैं, ना ही उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने से हट रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ का मतलब यही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। वो कहते हैं कि इस समय जो फागुन मास की जितनी भी सुंदरता है, इसमें बादल जो है वो नभ में उड़ रहे हैं और वे इस प्रकार से उड़ रहे हैं कि कवि के मन को काफ़ी ज़्यादा मनमोहित कर ले रहे हैं, आकर्षित कर ले रहे हैं। और कवि जब उस सभी प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी नज़र को हटाना चाहते हैं तो उनकी नज़र नहीं हटती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सिंपल पोयम है, हमें बहुत ही जल्दी जल्दी समझ में आ रही है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ रही है। तो अभी तक मैं जितना बताया उसका सार मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो पोएट थे वो पहले पूरे एटमॉस्फेयर का वर्णन किए, यानी पूरे उनके आसपास का जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य सबका वर्णन किए, लेकिन बाद में वो सिर्फ नभ का वर्णन कर रहे हैं, यानी आकाश में किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं, किस प्रकार से पक्षी उड़ रहे हैं और बादल की भी कल्पना पक्षियों से की गई है। अब वो कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट 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 शोभाश्री पट नहीं रही है। वो कहते हैं कि जो इस समय पेड़ है वो हरियाली से लदा हुआ है, यानी पतझड़ का सीजन बीत चुका है। तो इससे जाहिर सी बात है, तो हमें स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि ये वसंत ऋतु की बात हो रही है, क्योंकि वसंत ऋतु में जो वृक्षों के जो पत्ते हैं वो हरे कलर के हैं, यानी हरे रंग के हैं
और वे इस लदे हुए हैं और वो कवि को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। और वो जब उस पे से नज़र हटाना चाहते हैं या फिर जब ये चाहते हैं कि अब तो बहुत हो चुका, अब मैं चलता हूँ, लेकिन वो ये तो चाहते हैं, मतलब एक और ये भी चाहते हैं कि मैं अपने घर चलूँ, लेकिन एक और ये भी चाहते हैं कि मैं देखूँ लूँ। तो उनके मन में इस समय दो भावनाएं उत्पन्न हुई है। कौन कौन सी? एक तो है उस प्राकृतिक सौंदर्य में लीन हो जाने की, रम हो जाने की, लेकिन दूसरी है उसे छोड़कर जाने की, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।